जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर को, जो कि जैक द्वारा जारी किया गया है बच्चों। जैसे कि आप लोग को पता है कि जैक द्वारा जो जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है, इससे डायरेक्ट प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। आज की एग्जामिनर जो है बच्चों, काफ़ी जो है क्या कह सकते हैं कि अपने आप को मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो फिर अपने आप को ज़्यादा समय देना नहीं चाहते, इसलिए डायरेक्ट जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे प्रश्नों को उठा करके डाल दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं बता देना चाह रहा हूँ बच्चों, समझे। हर कोई नहीं बताता है। तो अगर आप लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पिछले 4-5 साल के हैं उनको अगर हम सही से कर लेते, देखिएगा आप लोग जो अभी तक कुछ भी अध्ययन नहीं किए हो, तो यहाँ से आप लोग 70% मार्क्स यहाँ से आसानी से ला सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो सामाजिक विज्ञान का है बच्चों, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, एकदम एक एक प्रश्नों को देखिए बच्चों, और ध्यानपूर्वक देखिए वीडियो को। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको रोक रोक कर आप लोग देखते जाइए। ठीक है, लेकिन समझ के देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। और इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बेटो प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं, कोई भी वीडियो अपलोड करूं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी सब्जेक्ट की आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सबको तैयारी करवाई जाएगी और सटीक प्रश्नों की तैयारी कराई जाएगी। तो आइए बच्चों, ज़्यादा ना समय लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उनमें कई प्रश्न जो रहते हैं उनका जो आंसर है बेटा वो गलत दिया रहता है। ठीक है, तो इसको सही से थोड़ा आप लोग को देखना होगा, क्या सही है क्या गलत है, उसको थोड़ा अध्ययन करना होगा। ठीक है, आपके पास में जो पहला प्रश्न है, कह रहा है बेटा फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा है, कई बार रिवीजन किए हैं। तो फ्रांस में क्रांति कब हुआ था बेटा? तो कहोगे बेटा कि फ्रांस में जो क्रांति है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1789 ईस्वी में। उसमें वहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा कि जो लुईस 16वां थे वो वहाँ के शासक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन अगर इसका जो आंसर देखोगे तो इनका जो आंसर दिया है सेट में वो ये दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, क्या फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ होता था? आप लोगों ने अगर फ्रांसीसी क्रांति को सही से पढ़ा होगा बेटा, तो वहाँ देखिएगा एक बुजुर्वा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये जो बुजुर्वा शब्द है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता था, किनके लिए उपयोग किया गया था बेटा? तो ये जो था बेटा बुजुर्वा शब्द, इनका मतलब होता था मध्यम वर्ग। ठीक है, ये मध्यम वर्ग के लिए उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, प्रश्न संख्या अगला कह रहा है 3 में, कह रहा है बेटा कि कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। अब जो जैकोबिन्स थे बेटा, उन्होंने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो राजभक्त तो हो ही नहीं सकता है, उदारवादी नहीं हो सकता है, तो उन्होंने जैकोबिन्स क्लब की स्थापना किया था। ठीक है, कौन सी क्लब बेटा? कहोगे जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया था? यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट थे बेटा, उन्होंने खुद को जो फ्रांस का सम्राट था तो कब घोषित कर दिया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा 1804। ठीक है, 1804 में। तो 1804 में नेपोलियन ने एक संहिता दिया था जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1804 में ही जो थे नेपोलियन ने अपने आप को क्या था, फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए 1815 ईस्वी में बेटा याद रखिएगा वाटरलू की लड़ाई हुई थी। कौन सा हुआ था? वाटरलू।
जहाँ से क्या हुआ कि नेपोलियन का जो सब पराजय हुआ और वहीं से उनका धीरे 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 पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। ठीक है बेटा, चलिए हॉलोकास्ट किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ बात हो रहा है हॉलोकास्ट, ये आखिर किससे संबंधित है? प्रथम विश्व युद्ध से। तो बेटा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कहोगे सर 1914 ईस्वी में ये प्रारंभ हो गया और 1918 तक ये चला। 1918 में क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। यानी कुल ये जो है बेटा 4 वर्षों तक चला। इनमें से पूरा जो विश्व है, ठीक है, ये 2 गुटों में बट गया था। पहला जो गुट था बेटा वो मित्र राष्ट्र था, दूसरा जो था वो धोरी राष्ट्र था। इनमें कुल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों में भाग लिया था। चलिए इसके बाद क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ बेटा? तो जर्मनी द्वारा क्या कर दिया गया, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया गया, जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। यानी इसका अगर तत्कालिक कारण आपसे पूछे तो क्या होगा? तो बेहिचक कहोगे ना बेटा कि जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। ये कब प्रारंभ हुआ? तो कहोगे सर कब हुआ? तो कब हुआ था, जल्दी बोलिए। 1939 ईस्वी में बेटा, याद रखो, भूल जाते हो इतना जल्दी। 1939। ये कब समाप्त हुआ? तो कहोगे सर 1945 में। यानी इससे भी ये लंबा चला, कितने, 2 वर्ष और ज़्यादा चला, यानी ये 6 वर्ष तक चला। ठीक है, तो 45 में ये समाप्त हो गया। फिर 1945 से लेकर के बेटा 1990 तक जो है वो शीत युद्ध चला। ये शीत युद्ध का मतलब क्या था कि इसमें किसी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन इसमें जुबानी जंग चला। ठीक है, और जो ये शीत युद्ध है वो 1991 में लास्ट में जाकर के ये समाप्त हुआ। तो हॉलोकास्ट बेटा किससे संबंधित हो सकता है? ठीक है, तो आप लोग कह सकते सर ये जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला देख लेते हैं हम लोग। कह रहे भारत की सबसे नदी कौन सी है? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ रखा है भूगोल में, ठीक है, कई नदियों के बारे में हमने पढ़ाया है। तो अगर सही से अध्ययन नहीं किए तो एक बार जा कर के उसको नोट्स को उतारिए और उसको देखिए कि नदी के बारे में हमने कितना पढ़ाया है। अगर उसको सही से आप लोगों ने अध्ययन कर लिया तो निश्चित है उससे बाहर नहीं आने वाला है बेटा। ठीक है, तो कह रहा है भारत की जो सबसे लंबी नदी है, अब बड़ी नदी है, वो कौन सी है? ठीक है, तो गंगा के बारे में तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो गंगा जो है बेटा वो सबसे भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी है की बात करें तो कौन है? तो इसको आप लोग कमेंट करके जल्दी बताइए बच्चों, इसको भी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? भारत का अक्षांशीय सीमा कितनी है? देखिए बेटा भारत की जो अक्षांशीय सीमा है वो कितना है? ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यानी उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो मानक रेखा है बेटा वो 82.5 डिग्री को माना गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री को माना गया। भारत की सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? बात हो रही बेटा यहाँ भारत की, और कहाँ पे? उत्तरी पर्वत, सबसे जो उत्तरी पर्वत है, तो वो सबसे जो उत्तर में जो श्रृंखला है बेटा वो कौन सी है? विंध्य है या फिर अरावली, हिमाचल या फिर पश्चिमी घाट? तो कौन सा हो जाएगा बेटा? तो कहोगे सर हिमालय। ठीक है, कोई दिक्कत? जी नहीं। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? अब समझिए बेटा जो कपास है, ठीक है, तो कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए सबसे जो उपयुक्त माना गया है बेटा वो काली मिट्टी माना गया। ठीक है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी को एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, कौन सी मिट्टी? तो कहोगे सर बेहिचक रेगुर मृदा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है?
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना बच्चों। तो कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं हम लोग? कहोगे सर गोदावरी, यानी गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास में है, कह रहे लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? आप समझिए बेटा, ये लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो किसने दिया था? तो कहोगे सर अब्राहम लिंकन ने दिया था। ठीक है, तो कह रहा है एक मुख्य विशेषता क्या होता है लोकतंत्र में, क्या होता है बेटा? तो उसमें जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होती है वो शासन करते हैं, यानी कि सीधी भाषा में हम लोग बोले तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बेटा, अप्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें शासन करती है। तो कह रहा है लोकतंत्र में क्या होता है, एक व्यक्ति द्वारा शासन करता है? जी नहीं। सेनाओं द्वारा शासन होता है? कभी नहीं। लोगों द्वारा शासन होता है, यानी जनता द्वारा शासन होता है। आप कहोगे सर कि जनता कैसे शासन करते हैं? तो बेटा याद कीजिए, हम लोग प्रत्येक 5 साल में अपने एक मताधिकार का प्रयोग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि सरकार को चुनते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि एमएलए और एमपी का हम लोग चुनाव करते हैं। तो एमएलए जो होता है, ठीक है, जिसको हम लोग विधायक कहते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं? विधानसभा में जाके हम लोग भेजते हैं। ठीक है, और जो एमपी होता है जिसको हम लोग सांसद कहते हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं और ये हम लोग के लिए कानून का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बेटा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ऐसी प्राणी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाए जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तो उसी को तुम लोग लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? निरंकुशता किसको कहते हैं? जिस पर, ठीक है, निरंकुश शासन मतलब जिस पर किसी प्रकार के अंकुश ना हो बेटा। अगर हम लोग बात करें राजाओं का जो शासन हुआ करता था, याद कीजिएगा, उसमें आप किसी प्रकार के अंकुश नहीं होता था। आप चाह करके भी उन पर की जो इच्छाएं होती थी, उनकी जो फैसले होते थे, उनको नहीं बदल सकते थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है बेटा? तो यहाँ पे अपना तो ही भारत हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा एकदम। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? अब समझिए बेटा, जो भारतीय संविधान है, सबसे पहले अगर संविधान की हम लोग बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग क्या हुए, भारत जब आज़ाद हुआ बेटा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है, तो उसको चलाने के लिए, जिस चूँकि हम लोग जान रहे हैं जो हमारा भारत है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो ये तो पहला हो गया, लेकिन अगर 2011 की जनगणना की बात करें बेटा तब दूसरा स्थान पर है। ठीक है, अभी जनगणना चल ही रहा है। ठीक है, और अभी जो है हम लोग एक आंकड़ा जो है सामने निकल के आया है कि चीन को भी हम लोगों ने पछाड़ दिया है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ बेटा, तो उसको चलाने के लिए एक नीति की ज़रूरत थी, एक नियम की ज़रूरत था। ठीक है, और ये नीति नियम कहाँ से मिल सकता था हमें? तो संविधान से मिल सकता था। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ कि भारत के जो महापुरुष हुए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे कई महापुरुषों ने कड़ी मेहनत किया, और कड़ी मेहनत करने के पश्चात अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू कर दिया। ठीक है, अब तब से लेकर के हम लोग क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। हम सभी संविधान के नियमों को पालन करते हैं। ठीक है, संविधान निर्माण में बेटा कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, कितने वर्ष? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के समय लगे। ठीक है, इनकी जो प्रथम बैठक हुआ था बेटा, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, संविधान सभा की। संविधान सभा का कार्य क्या था? तो बेटा इनका जो प्रमुख कार्य था संविधान का निर्माण करना। अब जब 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम बैठक हुई तो उस सभा में प्रेजेंट जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, कौन थे? याद कीजिए। तो बेटा उस सभा में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
तो सभी के सहमति से क्या हुआ कि उनको वहाँ का अस्थायी अध्यक्ष चयनित किया गया। अस्थायी, ठीक है बेटा, अस्थायी और अस्थायी में आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चयनित किया गया? कहोगे सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस सभा में जितनी भी व्यक्ति थे उनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वही थे। फिर इनके बाद एक नेक्स्ट बैठक होता है 2 दिन बाद, ठीक है, यानी 11 दिसंबर को। और वहाँ पे क्या होता है कि सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और उन्होंने सब क्या किया? संविधान के निर्माण के लिए कई समितियां बना दिया, ठीक है। अब बेटा समझिए, अगर इतना डिटेल समझाने लगेंगे तो एक ही प्रश्न में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो उनकी कई समितियां बने था, सबका अलग अलग कार्य सौंप दिया गया और सभी ने अपने अपने कार्य को अच्छी तरीके से निभाया और अंततः हमारा संविधान लागू हुआ और हम लोग गणतंत्र में। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो बेटा कहोगे सर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये पूर्ण रूप से बन करके तैयार हुआ था। और ये अपनाया कब गया था बेटा? ठीक है, तो कहोगे सर 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कोई दिक्कत? भारतीय जो संविधान है बेटा, ये विश्व का बात करें तो हम लोग सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। अगर वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो उसमें भी 395 अनुच्छेद ही है, लेकिन इसमें खंड ए खंड बी कर करके बेटा 448 के लगभग में हो गया। 22 ही भाग है बेटा, लेकिन इसको भी खंड करते करते 25 भाग हो गए हैं, ठीक है। और अनुसूचियाँ जो है टोटल 12 हो गए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? अब देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता, देखिए भारतीय संविधान जो है बेटा किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, लेकिन इसमें से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका काफ़ी योगदान रहा है, ठीक है। इसलिए इसका जो पिता है, निर्माता है, वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आप लोग को पता है बच्चों कि जो भारत है उसमें से अधिकतर लोग जो है वो किसान और ग्रामीणों में निवास करते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रामीण भारत में जो इनका मुख्य व्यवसाय यानी पैसा, ठीक है, इनके जो मेन मजदूरी है वो क्या है? उद्योग तो गांव में नहीं है बच्चों, ये तो आप लोग अपना अनुमान लगा ही सकते हैं। ना ही सेवाएं, खनन तो कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जो अधिकतर जो किसान हैं वो क्या करते हैं? तो बेटा कहोगे सर कृषि पर निर्भर है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को पता चल गया है। क्रय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? यानी ऐसे धन जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए जाते हैं उनको हम लोग निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निवेश कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो जो कृषि है बेटा, जो खनन है, ये सभी को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? देखिए बेटा, अभी जनगणना 2026 में चल रहा है, ठीक है। इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ बात हो रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है वो कितना है बेटा? तो कहोगे सर 74.04% है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। सबसे जो अधिक साक्षर वाले राज्य है वो केरल है। कौन सा है बेटा? केरल। और सबसे कम अगर साक्षरता वाला बात करें तो ये बिहार है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब समझिए यहाँ पे भारत में जो सबसे पहली अगर जनगणना की बात करें तो कब हुआ था? तो आप कहोगे सर कि 1872 ईस्वी में ये सबसे पहली बार जनगणना प्रारंभ हुआ था।
किसके शासनकाल में? ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ये जो जनगणना था बेटा, वो 10 की जनगणना नहीं था और ना ही कोई नियमित जनगणना था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने सोचा और 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना किया गया और प्रथम बार 10 की जनगणना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना प्रारंभ हुआ। किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बेटा याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कोई दिक्कत? और तब से लेकर के अभी तक ले वही 10 की जनगणना चल ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ 1872 में। फिर कब हुआ बेटा? तो 72 10 कितना हो जाए, सॉरी 81 हुआ था, 1881 में नियमित जनगणना। फिर 91, फिर 2001, ठीक है, फिर 2011, फिर 2021 में होना था बेटा, लेकिन ये कोरोना के कारण नहीं हो पाया। भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? देखिए बच्चों, अच्छी बात है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी किस चरम सीमा पर है, अब सभी अच्छी तरीके से समझ ही रहे हो। ठीक है, तो आज भारत में जो बेरोजगारी है, इनके पीछे मेन रीजन क्या है? तो अगर मेन कारण आप लोग को पूछा जाए बेटा, तो सबसे बड़ा जो मेन कारण मैं समझ पा रहा हूँ, यह है जनसंख्या वृद्धि। जिस गति से आज जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मेन सभी जितने भी समस्याएं उत्पन्न, उनका मेन जड़ जनसंख्या वृद्धि हो रही। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रही है, उनकी आवश्यकताएं बढ़ जा रही है और उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो संसाधन है वो कम पड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है बेटा? कहो। तो कहोगे सर नासो, NSSO। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो होगा बिल्कुल। RBI क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक होता है बेटा, सभी बैंकों पर क्या होता है, निगरानी रखता है। ठीक है, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बेटा, वो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनके लिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, कह रहे हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? औद्योगिक नहीं बेटा, कृषि। ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, विश्व में जो है हरित क्रांति के जो जनक किसको माना जाता है? बोलिए। तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आप सभी याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, बोरलॉग को माना जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग भारत की बात करें तो डॉक्टर S स्वामीनाथन को माना जाता है, डॉक्टर S स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, जो हरित क्रांति था बेटा, उसमें सबसे अधिक अगर किसी फसल की वृद्धि हुआ था तो वो था गेहूं का। लेकिन इसी में नुकसान भी हुआ बेटा। तिलहन में जो था, जो तिलहन के फसल थे, उसमें काफ़ी क्षति हुआ था, नुकसान हुआ था। हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ पे हुआ था बेटा? ये ठीक है, पंजाब में। इसका सबसे अधिक जो लाभ हुआ था वो पंजाब में लाभ हुआ था। ठीक है, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समझ समानता सुनिश्चित करता है? अब समझिए बेटा, मौलिक अधिकार, हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन आर्टिकल 12 से लेकर के बेटा 35 तक है। ठीक है, कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है बेटा, उनको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब हटा करके इसको कहाँ पे रख दिया गया? तो आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया। ठीक है, एक कानूनी अधिकार के रूप में। ठीक है, तो अभी कुल कितने मौलिक अधिकार बच गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में वर्णन है बेटा? तो याद रखिएगा, भाग 3 में वर्णन है। ठीक है, चलिए, तो समानता का अधिकार आप लोग याद रख लीजिएगा। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के बेटा 18 तक है। ठीक है, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? आप समझिए, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति किया जा सकता है, तो हम लोग कहेंगे सर कि यह नवीकरणीय संसाधन है, इनका नवीकरण हो रहा है, इनकी पुनः पूर्ति हो रहा है।
फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें नवीकरणीय संसाधन की तो क्या हो जाएगा, तो सर कहोगे सर वायु हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है, मृदा हो जाएगा, ये सूर्य हो जाएगा। तो ये सब क्या है, तो एक नवीकरणीय संसाधन है। गैर नवीकरणीय तो फिर अनवीकरणीय की बात करें तो बेटा जितने भी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जितने भी जीवाश्म ईंधन है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है, यानी इनका भंडार जो है वो सीमित है, पुनः इसका निर्माण कर पाना बेटा संभव नहीं है। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था, तो समझिए बेटा यहाँ पे बात हो रही है नाजी पार्टी, तो नाजी पार्टी का क्या था, तो उनका जो प्रतीक था बेटा वो स्वास्तिक था, ठीक है, कोई दिक्कत। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, तो भारत की आधिकारिक भाषा बेटा हिंदी है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जब भाषा का बात आती है तो भारतीय संविधान में भाषा का वर्णन कहाँ पे है, तो कहोगे सर 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। कुल कितने भाषा को मान्यता प्राप्त है, तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। चलिए, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है, तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा कि उन्हें जो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ और 1918 तक चला। उनका जो तत्कालीन कारण थे, ठीक है, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या, ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे बेटा, ठीक है, इनकी हत्या कर दिया गया था, यही इनका जो है तत्कालीन कारण बना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है, अब समझ लीजिए, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है जिसको हम लोग भूपरपट्टी कहते हैं, ठीक है, इसी में ह्यूमस पाया जाता है बेटा, जो ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, ये सबसे उपजाऊ होता है, ऑप्शन नंबर ये। भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो भारत में जो कानून के कार्यान्वयन करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पुलिस, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर कार्यपालिका। अब समझिए विधायिका का काम क्या है, सरकार के 3 अंग होते हैं बेटा, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम है बेटा कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है इसको क्रियान्वित करना, न्यायपालिका का काम है उनकी रक्षा करना, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है बेटा वो क्या है, कोयला, बिजली, बायोमास और पवन, ठीक है। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बायोगैस, जिसको इसी को हम लोग कहते हैं मार्स गैस भी कहते हैं बेटा, ठीक है, मार्स गैस अथवा अपशिष्ट गैस के भी नाम से भी जानते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है बेटा, ये कहाँ पे है, ठीक है, तो कहाँ पे है, ये अमेरिका में, ये अमेरिका का सबसे बड़ा एक प्रकार का एक बाज़ार है बेटा, ठीक है, शेयर बाज़ार है, क्या है, शेयर बाज़ार। कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी, स्थानांतरित कृषि, आदिम कृषि, गहन कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कहोगे सर गहन कृषि अपनाया गया था। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको लू के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत, किस नाम से जानते हैं, लू के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है बेटा, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है, कौन सा होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है चक्रवाती अवदाव, पीछे हटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम मानसून। तो क्या हो जाएगा, तो पश्चिमी विक्षोभ। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका सही उत्तर, तो प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। गरीबी रेखा क्या है, आखिर गरीब किसको कहेंगे बेटा, हर कोई बोलता है कि हम भी गरीब है, ये कहता है हम भी गरीब है, सब कहता है गरीब है, आज के पास
जिसके पास जो इनकम टैक्स देता है वो भी कहता है हम गरीब हैं। तो आखिर गरीब है कौन? तो वह रेखा जो अमीर और गरीबी को अलग करती है, वह रेखा जो किसी देश की औसत की आय को दर्शाती है, बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरत आय का न्यूनतम स्तर, आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। तो क्या हो जाएगा सर? तो कहोगे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरती आय का जो न्यूनतम स्तर होता है उसी को हम लोग गरीबी रेखा कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? अब समझिए बेटा, इसमें से महात्मा गांधी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये कभी भी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष क्या सदस्य नहीं थे। ठीक है। क्या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का मतलब क्या था? तो रंग भेद का मतलब था बेटा क्या? लिंग नहीं, धर्म, जाति या फिर आर्थिक स्थिति। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो कहोगे यहाँ पे जाति के आधार पर जो था यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। ठीक है। जो काले रंग के जो व्यक्ति होते थे उनके साथ में यहाँ पे भेदभाव किया जाता था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ बेटा? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 1931 का जो अधिवेशन हुआ था इसका, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये कराची में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था बेटा? कराची में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? तो 1985 ईस्वी में, याद रखना, 1885 ईस्वी में। ठीक है, 1885 ईस्वी में। इनकी जो संस्थापक थे बेटा ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है। तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है बच्चों। ठीक है। अगर पिछले 1-2 साल का प्रश्न आप लोग अगर होता देख लेते उठा करके, तो लगभग प्रश्न आप लोग को सेम देखने को मिलता है। कोई 40 में प्रश्न है तो वो 36 में एग्जाम दे दिया, तो एग्जाम जो है तो वो 20 में दिया हुआ है। तो लगभग प्रश्न जो आप लोग को सेम देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। तो धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।